हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सब लोगों का नर्सिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नॉर्सेट 2023 के लिए एनक्लेस सीरीज एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 12 के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की बात करेंगे और आप सब लोगों को इस लाइव सेशन के अंदर लगातार अपने जवाब देते रहना है और अपनी नॉलेज को क्या करना है, मजबूत बनाए रखना है। बहुत सारे लोग जो है एक फेक जो एडिट किया हुआ पेपर जो सर्कुलेट हो रहा है ग्रुप के अंदर कि जून के अंदर नॉर्सेट का एग्ज़ाम है, तो जून के अंदर नॉर्सेट के एग्ज़ाम की अब तक कोई ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एम्स दिल्ली ने नहीं डाला है। तब तक क्या है, आपको नहीं मानना है कि जून के अंदर जो है नॉर्सेट का एग्ज़ाम होगा। अब तक क्या है, सितंबर के अंदर ही एग्ज़ाम होने वाला है और आपको क्या करना है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से एकदम रिलैक्स माइंड से, कूल माइंड से पढ़ाई करते रहना है। लगातार अगर आप थोड़ा भी सीखते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप एक दिन के अंदर बहुत ज़्यादा 10-12 घंटा पढ़ाई कर लेते हो और दूसरे दिन आप पढ़ाई करते नहीं हो तो वो इतनी इफ़ेक्टिव स्टडी नहीं है। अगर आप लगातार थोड़ा भी सीख रहे हैं तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अपने को नहीं पता कब पढ़ा हुआ एमसीक्यू कब एग्ज़ाम के अंदर आएगा, लेकिन लगातार लर्निंग करना अपना काम है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक लगातार पढ़ते रहना है। और अगर आपको जहाँ से भी बेस्ट गाइडेंस मिल रही है, जहाँ से भी आपको बेस्ट एमसीक्यू सॉल्यूशन मिल रहा है या कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन मिल रहा है, तो स्टूडेंट का काम होता है पढ़ाई करना और आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है। एक बार अच्छे से आप सिलेबस को कर लेते हैं, और ये कॉमन सेंस वाली बात है कि आप एक बार सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप जो है कोई भी नर्सिंग फील्ड के अंदर होने वाला कंपटीशन एग्ज़ाम है उसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है आपके सामने। A client is admitted with pheochromocytoma. The nurse assesses the client blood pressure frequently because pheochromocytoma of the adrenal medulla release excessive amount of। ये क्या कह रहा है, फियोक्रोमोसाइटोमा क्या है, एडिनल ग्लैंड का जो मेडुला वाला पार्ट है उसका क्या है, ट्यूमर है। और इसके अंदर क्या होता है, ये एक बिनाइन ट्यूमर होता है। इसके अंदर क्या होता है, एडिनल ग्लैंड का जो मेडुला वाला पार्ट जो हार्मोन रिलीज करते हैं वो इस कंडीशन के अंदर एक्सेस हार्मोन प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं और इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा बोलते हैं। ये एक बिनाइन ट्यूमर है एडिनल मेडुला वाले पार्ट की। अगर आप जो है थ्योरेटिकल पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ने के साथ में एमसीक्यू सेशन अटेंड करते हैं तो इससे आपके माइंड के अंदर बहुत अच्छे कंसेप्ट जनरेट हो जाएंगे और आने वाले एग्जाम के अंदर लैंग्वेज कैसे भी घुमा के आपको पूछा जाएगा तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, अच्छा कंसेप्ट बना हुआ है। ऑप्शन ए कह रहा है रेनिन, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है कैटाकोलामाइंस, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। तो आपको पता है एडिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स वाला भाग जिसके अंदर हमने कुसिंग डिसऑर्डर को और एडिसन डिजीज़ को पढ़ा था, उसके अंदर क्या है, एडिसन डिजीज़ के अंदर क्या हो रहा था, ऐड नहीं होकर के हार्मोन कम हो रहे थे एडिनल कॉर्टेक्स के, और कुसिंग सिंड्रोम के अंदर जो है ये एडिनल कॉर्टेक्स वाले हार्मोन ज़्यादा हो रहे थे। और ये फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर क्या है, अब ये बीमारी कहाँ की है, एडिनल मेडुला की है, वहाँ पे क्या है, बिनाइन ट्यूमर बनता है। ऐसे कंडीशन के अंदर कैटाकोलामाइन हार्मोन जो होता है ये एक्सेस रिलीज हो रहे हैं। आप सब लोग जो है बिल्कुल अच्छे से जवाब दे पा रहे हैं, इसका मतलब आपके पास क्या है, नॉलेज बहुत अच्छा है। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी कर रखी है और इसी को कंटिन्यू बनाए रखने की ज़रूरत है। कैटाकोलामाइंस कौन से हार्मोन होते हैं, जो इमरजेंसी ड्रग्स आपने पढ़ी होगी, नोरेड और जो है एडीआर, एडीआर और नोरेड के अंदर क्या होता है, एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन बोल सकते हो आप इसको, नॉर एडिनलिन और एडिनलिन के नाम से भी जान सकते हो। आपकी बॉडी के अंदर जब भी इमरजेंसी होती है उस कंडीशन के अंदर कौन सी ड्रग्स काम में आती है, एडीआर और नोरेड आता है। जब भी कोई मरीज हाइपोटेंशन के अंदर जाता है तो फर्स्ट इन्फ्यूजन जो स्टार्ट किया जाता है वो होता है नोरेड का, है ना, एपिनेफ्रिन का जो है इन्फ्यूजन बनाया जाता है। तो ये एक इमरजेंसी ड्रग है। और अगर अपन जो है अगर एक कॉमन सेंस वाली बात है, कोई हॉस्पिटल सेटअप के अंदर काम कर रहा है और नोरेड स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हाइपोटेंशन वाली कंडीशन में नोरेड स्टार्ट कर रहे हैं और फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर ये हार्मोन एक्सेस होंगे तो बॉडी के अंदर क्या डेवलप हो सकता है, मरीज के अंदर हाइपरटेंसिव क्राइसिस डेवलप हो सकता है जब फियोक्रोमोसाइटा वाली कंडीशन होती है तो, क्योंकि ये क्या है, बॉडी खुद से जनरेट करती है, बहुत ज़्यादा हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाते हैं, नोरेड और नॉर एडिनलिन और एड्रीनलिन हार्मोन। कैटाकोलामाइंस हार्मोन जो इमरजेंसी हार्मोन होते हैं, ये फियोक्रोमो वाली डिजीज जो रहती है, फियोक्रोमोसाइटोमा बिनाइन ट्यूमर रहता है, इसके अंदर एक्सेस बनते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी। रेनिन हार्मोन जो होता है, इस हार्मोन की इंपॉर्टेंस जब आप जो है रीनल सिस्टम के अंदर रास सिस्टम को पढ़ेंगे, कैसे अपनी बॉडी के अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइट्स और हाइपोटेंशन के वाली जो कंडीशन रहती है उसको मेंटेन बॉडी कैसे करती है, कैसे कंपनसेट करती है, कौन कौन से एंजाइम इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से हार्मोन इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो अपन रीनल सिस्टम के अंदर रास सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं। रेनिन कहाँ से सिक्रीट होता है, किडनी से सिक्रीट होता है, उसका नाम जो है जब सिक्रीट होता है तो ये प्रो रेनिन होता है,
और जब इसका एंटर ये जब ब्लड में होता है तो इसका नाम रेनिन होता है और फिर ये लीवर के पास जाता है। तो ये पूरी जो प्रोसेस है ये अपन रीनल सिस्टम के अंदर डिटेल डिस्कशन में पढ़ेंगे। रेनिन का क्या काम रहता है बॉडी के अंदर। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जिसको अपन मिनरलोकोर्टिकोइड के नाम से जानते हैं, ये एडिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले पार्ट से आता है और ये किसका काम करता है, सोडियम और पोटेशियम का मेंटेनिंग हार्मोन माना जाता है इसको। सोडियम को तो ये क्या करता है, रिटेन करता है, और पोटेशियम को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाने का काम कौन करता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन करता है। कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछा हुआ है सोडियम और पोटेशियम को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो ये मिनरलोकोर्टिकोइड ऑप्शन के अंदर नहीं दे करके एल्डोस्टेरोन नाम लिखा रहता है, तो ये इसका जवाब रहता है। और ये एग्जाम के अंदर पूछा हुआ एमसीक्यू है कई बार। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन ये भी एडिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन है। जो अपन ने साल्ट, शुगर और सेक्स हार्मोन पढ़े थे वो कौन से हार्मोन है, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन है, ये भी एडिनल कॉर्टेक्स के है। तो मेडुला वाला हार्मोन कौन सा है, कैटाकोलामाइन है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, नंबर ऑफ एमसीक्यू मायने नहीं रखते हैं, हर एमसीक्यू के साथ में आप कितना कुछ नया लर्न कर पा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई एमसीक्यू सेशन अटेंड करें, पेन और कॉपी लेकर के बैठे, कोई चीज़ अगर आपके लिए नई है आप कंसंट्रेशन के साथ में सुने। हर चीज़ को मैं यहाँ लिख नहीं पा रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ उन चीज़ों को ध्यान से सुने और नोटिस जरूर करें। अगर आपको पता है ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो आप उस चीज़ को क्या करें, नोट डाउन करें, ताकि आप फ्यूचर में उस चीज़ को रिवाइज कर सकें। ऑप्शन ये जो अपना नेक्स्ट एमसीक्यू है, द प्राइमरी फीचर्स ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर। फियोक्रोमोसाइटोमा का ब्लड प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट रहता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होता है मरीज के अंदर, ऑप्शन बी के अंदर डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी के अंदर हाइपरटेंशन दैट इज रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट विद ड्रग, ऑप्शन डी के अंदर है वाइडनिंग पल्स प्रेशर। तो जो है फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर क्या हो रहा है, एडिनल मेडुला वाले हार्मोन कैटाकोलामाइन एक्सेस बनते हैं और ऐसी कंडीशन के अंदर मरीज के अंदर कौन सी कंडीशन होती है, हाइपरटेंशन वाली होती है। तो इसके अंदर ओनली सिस्टोलिक हाइपरटेंशन नहीं होता है, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन सिर्फ किसके अंदर होता है, तो आपको पता होगा जब आप जो है इंक्रीज आईसीपी नर्व सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन रहता है मरीज को, है ना। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं बढ़ता है, क्या बढ़ता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। उससे क्या होता है, जब भी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का स्टिमुलेशन ज़्यादा आता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, हार्ट फास्ट काम करता है उसकी वजह से। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हाइपरटेंशन नहीं होता है। ये फियोक्रोमोसाइटो वाली कंडीशन के अंदर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और डायस्टोलिक भी बढ़ता है, तो कोई सिंगल एक का रोल नहीं रहता है। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है वाइडनिंग पल्स प्रेशर। तो वाइडनिंग पल्स प्रेशर किसके अंदर रहता है, जो मरीज हाइपोकैल्सीमिया वाला होता है ऐसी कंडीशन के अंदर उसके ईसीजी के अंदर चेंजेस देखा जाता है। जो पल्स प्रेशर होता है जो है जो मरीज हाइपोकैल्सीमिया वाले रहते हैं उनके क्या होता है, वाइड रहता है, पल्स प्रेशर वाइड रहता है। और पल्स प्रेशर होता क्या है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का जो गैप रहता है उस कंडीशन को अपन बोलते हैं पल्स प्रेशर। और एक कंडीशन होती है पल्स डेफिसिट, तो जो अपनी सेंटर के अंदर पल्स होती है पाइकल पल्स और जो पेरिफेरी के अंदर रहती है रेडियल पल्स, इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस रहता है उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, पल्स डेफिसिट। ये फंडामेंटल के टॉपिक्स हैं, जब अपन फंडामेंटल पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी बेसिक चीज़ों से लगाकर जो डीप चीज़ें हैं, सारे प्रोसीजर है, सारे इमेज है, इंस्ट्रूमेंट, उन चीज़ों को भी आपके साथ डिस्कस करूँगी मैं। तो इसके अंदर क्या होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा वाली कंडीशन के अंदर हाइपरटेंशन कैसा होता है, ड्रग देने के बाद भी क्या है ये जो है ट्रीट नहीं होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या बन रहा है, ऑटोमेटिक ड्रग बन रही है। कौन सी ड्रग बन रही है, जो हार्मोन कैटाकोलामाइन है, नोरेड और जो है नॉर एड्रीनलिन हार्मोन एक्सेस बन रहे हैं। इसके अंदर आप जो है कोई भी ड्रग दे रहे हैं फिर भी बॉडी के अंदर क्या है, रेजिस्टेंस है, फिर भी हाइपरटेंशन कंटिन्यू रहता है मरीज को। ऐसी कंडीशन किसके अंदर डेवलप होती है, फियोक्रोमोसाइटोमा वाली कंडीशन के अंदर सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों ही ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं। ड्रग देने के बाद भी ये क्या है, उस ड्रग को रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक नॉरेड बन रहा है और उसकी वजह से बॉडी के अंदर कंटिन्यू हाइपरटेंशन हो रहा है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस वाली कंडीशन आ जाती है मरीज के अंदर। और इसका आंसर क्या रहेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द क्लाइंट विथ फियोक्रोमोसाइटोमा इज शेड्यूल्ड फॉर सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर इन एड्रिनल मेडुला, द नर्स शुड मॉनिटर द क्लाइंट पोस्ट ऑपरेटिवली विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन। एक मरीज आपके पास है, फियोक्रोमोसाइटोमा वाला है, उसके अंदर क्या है, ट्यूमर का रिसेक्शन करने का प्लान किया हुआ है, पोस्ट ऑपरेटिवली मरीज के अंदर कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी के अंदर मरीज के अंदर हेमरेज होगा, ऑप्शन सी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ये जो हाइपोग्लाइसीमिया है ये किसके साथ में एसोसिएट हो सकता है, एडिनल कॉर्टेक्स वाले हार्मोन के साथ में, क्योंकि उसके अंदर साल्ट, शुगर, सेक्स हार्मोन थे। तो मेडुला के साथ में इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये एक कॉमन सेंस वाली बात है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, इसी को पोस्चरल हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। कोई मरीज जो है
बीपी की मेडिसिन लेता है तो ऐसे मरीजों के अंदर क्या है, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन रहता है ड्रग की वजह से, और वो मरीज़ एकदम सो रहा था और एकदम से खड़ा होकर चलने लग जाता है, तो ऐसे मरीज़ को एकदम से चक्कर आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो है पेरीफ्री के अंदर सडन ब्लड फॉल होता है और उससे क्या है, हाइपोटेंशन होता है। उस कंडीशन को अपन क्या है, पोजीशन चेंज करने पे जो हाइपोटेंशन होता है उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, पोस्चरल हाइपोटेंशन या ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। तो इस मरीज़ के अंदर हाइपोटेंशन होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। हेमरेज जो है पोस्ट ऑपरेटिवली नहीं, जो है ड्यूरिंग ऑपरेशन भी हेमरेज हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव मरीज़ के अंदर हेमरेज हो सकता है, लेकिन ये जो है पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हमें पता है कौन सा कॉम्प्लिकेशन होने वाला है मरीज़ के अंदर। हाइपरटेंसिव क्राइसिस मरीज़ के अंदर हो सकता है जब आपने रिसेक्शन किया है ट्यूमर का, फियोक्रोमोसाइटोम वाली ट्यूमर का रिसेक्शन किया है, तो पोस्ट ऑपरेटिव मरीज़ के अंदर जो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन जो अपन ने सस्पेक्ट कर रखा है वो कौन सा है, मरीज़ के अंदर हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है, डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना, the client with pheochromocytoma should be instructed to avoid activity that participate hypertensive crisis or a paroxysmus such as। मरीज़ के अंदर जो है फियोक्रोमोसाइटोमा है और कौन सी एक्टिविटी को अवॉइड करने के लिए बोलना है कि वो कंडीशन अगर आप करोगे, ऐसी एक्सरसाइज अगर आपने की, तो ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगा। तो वो कौन सी एक्सरसाइज जो अवॉइड करवानी है मरीज़ को, ऑप्शन ए के अंदर लिखा है जॉगिंग करना, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है द वाल्सोवा मैनोवर, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है एंजाइटी, और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया, एंजाइटी और जॉगिंग ये तीनों ही क्या है, हाइपरटेंशन को ट्रिगर करने वाले नहीं है, प्रिवेंट करने वाले जो है मेजर्स है। एंजाइटी के अंदर जो है मरीज़ के अंदर हाइपरटेंशन तो नहीं रहता है, लेकिन एंजाइटी की वजह से मरीज़ के अंदर क्या हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है। जब आप साइकेट्री के अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके सिम्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन। एंजाइटी के साथ में मरीज़ के अंदर हाइपरटेंशन वाली कंडीशन नहीं हो सकती, मरीज़ के अंदर टैकीकार्डिया जरूर रहता है। हाइपोग्लाइसेमिया हाइपरटेंशन को ट्रिगर नहीं करता है। जॉगिंग जो होती है, जो हाइपरटेंशन वाले मरीज़ रहते हैं उनको ऑलरेडी डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपको सुबह सुबह उठ के दौड़ भाग करना है, लगाना है, इससे क्या है आपका हार्ट हेल्थी रहेगा। तो जॉगिंग क्या है, पार्टिसिपेट करने वाला, ट्रिगर नहीं है, ये तो प्रिवेंट करने वाला है। अगर आप वाल्सोवा मैनोवर करते हैं, वाल्सोवा मैनोवर के अंदर हाइपरटेंशन क्राइसिस कैसे होता है, वाल्सोवा मैनोवर का मतलब होता है मरीज़ को अपन इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको क्या करना है, डीप ब्रीथ लेना है और उसको क्या करना है 6 सेकंड तक होल्ड करना है और उसको वापस स्लोली निकालना है। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, वाल्सोवा मैनोवर कहते हैं। वाल्सोवा मैनोवर की वजह से जो है एब्डोमेन कैविटी का, थोरेसिक कैविटी का प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से हार्ट के अंदर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो सकता है, और ऐसी कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन वाली कंडीशन हो सकती है। जब भी बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है, हार्ट फास्ट काम करता है। जब हार्ट फास्ट काम करेगा, ब्लड ज़्यादा इजेक्ट करेगा, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन हो सकता है। इसीलिए मरीज़ को क्या बोलना है कि आपको वाल्सोवा मैनोवर परफॉर्म नहीं करना है। बाकी सारी एक्टिविटी आप कर सकते हो, लेकिन वाल्सोवा मैनोवर आपको नहीं करना है। इसका आंसर क्या है, बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। Next, which of the following therapeutic class of drug is used to treat tachycardia and angina in the client with pheochromocytoma? जो मरीज फियोक्रोमोसाइटोमा वाला है उसके अंदर टैकीकार्डिया और एंजाइना को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी ड्रग देंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिट, एसी इनहिबिटर ड्रग, जिसको अपन बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है ये। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग आल्सो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है बीटा ब्लॉकर, ऑप्शन डी कह रहा है डायूरेटिक। ये चारों ही ड्रग कैसी है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है। डायूरेटिक क्या करती है, बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होता है तो उसको क्या कर देती है, किडनी के थ्रू डायूरेसिस करवा के बाहर निकाल देती है। बीटा ब्लॉकर जो ड्रग होती है ये क्या करती है, हार्ट और लंग के अंदर जो बीटा रिसेप्टार होते हैं उसको ब्लॉक करती है, और इसकी वजह से जो नर्व सिस्टम के थ्रू जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मिलता है बॉडी को, उसको इनहिबिट कर देती है, क्योंकि ये बीटा रिसेप्टार से ब्लॉक करती है। इसलिए जो है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को ये क्या करती है, ब्लॉक करती है, और यही ड्रग इसके अंदर दी जाएगी। फियोक्रोमोसाइटोमा वाला जो पेशेंट रहता है इसके अंदर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मिलने के जो है मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर क्या है, बीटा ब्लॉकर ड्रग देते हैं। बीटा ब्लॉकर ड्रग कैसे देते हैं, इसलिए देते हैं कि ये जो है हार्ट के अंदर जो बीटा रिसेप्टार है उसको ब्लॉक कर देगा। अब हार्ट के अंदर कोई सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आ रहा है तो हार्ट उसको रिसीव नहीं करेगा और मरीज के अंदर हाइपरटेंशन नहीं होगा, तो ये ड्रग दी जाती है। एसी इनहिबिटर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो ड्रग होती है ये जो है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को ब्लॉक नहीं कर सकती, इसलिए इन ड्रग को इसके अंदर नहीं देते हैं। कौन सी ड्रग देते हैं, बीटा ब्लॉकर ड्रग देते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। After surgery or bilateral adrenalectomy, the client is kept on bed rest for several days to stabilize the body need for steroid post-operatively. Which of the following exercise will be most effective for preparing a client with ambulation after a period of bed rest?
मरीज़ क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव है, क्या हुआ है उसके अंदर सर्जरी, बाईलेटरल क्या हुआ है, दोनों साइड की जो है एडिनल ग्लैंड को निकाल दिया गया है और अब वो क्या है, काफ़ी दिन से क्या है, बेड रेस्ट पे है। अब उसको वापस एमुलेट करवाने के लिए कौन सी एक्सरसाइज अपन करवाएंगे, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है अल्टरनेट फ्लेक्सिंग एंड एक्सटेंडिंग द नी का क्या करना है, फ्लेक्स करना और जो है एक्सटेंड करने वाली एक्सरसाइज करवाएंगे आप। ऑप्शन बी के अंदर अल्टरनेट अबडक्शन एंड एडक्शन द लेग का एबडक्शन और एडक्शन करवाएंगे आप। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है अल्टरनेट स्ट्रेचिंग द एसिलस टेंडन। ये एसिलस टेंडन जो है ये कहाँ पे होता है, एंकल जॉइंट के पास होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ये एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि एसिलस टेंडन कहाँ पे होता है, तो ये एंकल जॉइंट के आसपास होता है, इसका स्ट्रेचिंग करवाओगे आप। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है अल्टरनेट फ्लेक्सिंग एंड रिलैक्सिंग द क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस मसल। तो जब भी अपन वॉकिंग करते हैं, एम्बुलेशन का मतलब क्या है, मरीज़ को खड़ा करके चलाने की कोशिश करनी है अपने को। तो जब एम्बुलेट करते हैं या अपन वॉक करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ आने वाली मसल्स हैं, मेजर मसल जिसको अपन बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस मसल्स के नाम से जाना जाता है। तो अपने को एक्सरसाइज किसकी करवानी है, लेग की जो फिमोरिस जो मसल्स है क्वाड्रिसेप्स, इस मसल्स की एक्सरसाइज करवानी है जो हेल्प करेगी मरीज़ के क्या, एम्बुलेशन के अंदर हेल्प करेगी। तो अपने को नी, लेग और टेंडन की जो है एक्सरसाइज नहीं करवानी है। जो वॉकिंग के अंदर ज़्यादा यूज़ आती है मेजर मसल्स जो है क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस मसल्स, इसकी एक्सरसाइज करवानी है। ये मेजर मसल्स है अपनी जो अपने वॉकिंग के अंदर यूज आती है, तो इसकी एक्सरसाइज आपको करवानी है। इसका आंसर क्या रहेगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ, adrenal function is affected by the drug ketoconazole on the antifungal agent used to treat several fungal infection. How is the effect manifested? ये जो कीटाकनाजोल ड्रग है, ये ड्रग कैसी है, एंटी फंगल ड्रग है। बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन आप पढ़ते हो, जैसे टीनिया का इन्फेक्शन आप पढ़ते हो। टीनिया जो है फुट के अंदर हो सकता है, ब्रेस्ट के अंदर इंटरटिगो के अंदर हो सकता है, आपके हेड के अंदर कैपिटस हो सकता है। ये बहुत सारे इन्फेक्शन फिंगर के बीच में हो जाते हैं। ये जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, वेरियस टाइप के इन्फेक्शन होते हैं। फंगल इन्फेक्शन कोई एक कैटेगरी का नहीं होता है, बहुत सारे टाइप के फंगल इन्फेक्शन रहते हैं। और फंगल इन्फेक्शन के अंदर जो है मोस्टली जो ड्रग यूज़ की जाती है, जोल, जिसके पीछे जोल लगता है, जैसे फ्लूकेनाजोल, इट्रिकेनाजोल, कीटाकेनाजोल, ये जोल वाली जो ड्रग रहती है ये एंटी फंगल ड्रग रहती है। और ये ड्रग जो है कैसे अफेक्ट करेगी, एडिनल हार्मोन जो है, एडिनल ग्लैंड के जो हार्मोन है उसके फंक्शन को कैसे अल्टर करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है कीटाकेनाजोल सप्रेस एडिनल स्टीरॉयड सीक्रेशन। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है कीटाकेनाजोल डिस्ट्रॉय एडिनोकोर्टिकल सेल द रिजल्टिंग इन द मेडिकल एडिनलेक्टमी। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है कीटाकेनाजोल इंक्रीज एडिनोकोर्टिकोटोफिक हार्मोन इंड्यूस कोर्टिकोस्टेरॉइड सीरम लेवल। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है कीटाकेनाजोल डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एडिनल सप्रेशन व्हेन एडमिनिस्टर्ड विद कोर्टिकोस्टेरॉइड। तो ये जो ड्रग होती है ये क्या करती हैं, इसका एडवर्स इफेक्ट होता है कि ये एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन के सिक्रेशन को क्या कर देती हैं, सप्रेस कर देती हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए। ये क्या करती हैं, जब ये ड्रग कीटाकेनाजोल कोई आदमी लेता है तो इस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट क्या रहता है कि ये एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन है उसके सिक्रेशन को इनहिबिट कर देती है, सप्रेस कर देती हैं। तो ये ऐसे अल्टर करती हैं एड्रिनल हार्मोन के फंक्शन को। कैसे करती हैं, एड्रिनल ग्लैंड के, इसका ये एडवर्स इफेक्ट है कीटाकेनाजोल का एडवर्स इफेक्ट है कि ये एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन को सप्रेस कर देती हैं, उसके सिक्रेशन को अफेक्ट करती हैं, इनहिबिट कर देती हैं, सप्रेस कर देती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो लेक्चर में कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नए कंसेप्ट आप सीख रहे हैं, तो आप ज़रूर जो है दूसरे लोगों तक जो है वीडियो शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोग भी अपने साथ जुड़कर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। नॉर्सेट तक मैं मेरे मैक्सिमम एफर्ट लगाऊंगी। जो सारी चीज़ें एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है, जो 4-5 एग्ज़ाम का मेरा एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें एग्ज़ाम के अंदर मैक्सिमम पूछी जाती है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। एन क्लास पढ़ाने का जो है ये पर्पज़ है मेरा कि एन क्लास के सारे एज इट इज़ ऐसे 200 MCQ नहीं आते हैं आपके सामने, लेकिन ये MCQ है यही मेरिट डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये हर कोई नहीं कर पाता है। छोटे मोटे MCQ जो होते हैं उसके ऊपर कोई कंपटीशन नहीं है। 76 सवाल जो है नॉर्सेट के अंदर ऐसे आते हैं जो आप पढ़ते ही आंसर देगा और कोई भी आंसर दे देगा, वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। उसके बाद में जो ट्रिकी MCQ रहते हैं वहाँ पे कुछ लोग फंस जाते हैं। उसके बाद में ये जो बड़े रैशनल वाले MCQ आते हैं, जिनकी डीप थ्योरी अच्छी होती है, जिनके कंसेप्ट अच्छे होते हैं, वो इस चीज़ का जवाब दे पाते हैं और वो लोग क्या है सिलेक्शन की लिस्ट के अंदर आ जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ 15 से 20 MCQ डिसाइड करते हैं आपके सिलेक्शन को। जो आप 100 MCQ सही करके आते हो वो आपकी मेरिट डिसाइड नहीं करते। जो टफ MCQ होते हैं जिसमें आप सिलेक्शन निकाल सकते हो, इसी पे आपको मेहनत करनी है। छोटे मोटे MCQ के अंदर आप हमेशा जो है ग्रुप के अंदर भी प्रैक्टिस करते रहते हो, आप रेगुलर पढ़ाई करते रहते हो, आप सब लोगों को बेसिक चीज़ें पता है। लेकिन जो टफ चीज़ें हैं इनको सॉल्व करना सीखे, यही आपका सिलेक्शन करवाएगी नॉर्सेट के अंदर।
इस चीज़ का आप भरोसा करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।